तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कंजूरिंग सीरीज की लेटेस्ट मूवी के बारे में, जिस मूवी का नाम है द कंजूरिंग लास्ट राइड्स। ये मूवी इंडिया में रिलीज हुई है 5 सितंबर को एंड इस मूवी को लेकर ये बोला जा रहा है कि ये मूवी कंजूरिंग सीरीज की लास्ट मूवी है, जिसका मतलब इस मूवी के साथ ही कंजूरिंग यूनिवर्स का दी एंड होने वाला है। और दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं इसी मूवी की स्टोरी को डिटेल्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ एंड इस मूवी के अंदर क्या क्या हुआ है ये सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ, ताकि आप सभी घर बैठे इस पूरी मूवी की स्टोरी को जानकर एंजॉय कर सके। ये वीडियो और इस मूवी की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स के अंदर गुड, वेरी गुड या फिर इस मूवी का नाम जरूर लिख दीजिए। और ये सब इसीलिए क्योंकि आप सभी के लाइक्स और कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। बाकी आप में से जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। सो आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस मूवी के अंदर हमें जिस टाइम की स्टोरी दिखाई गई है वो टाइम है साल 1986 का, लेकिन इस मूवी की स्टार्टिंग होती है साल 1986 से 22 साल पहले साल 1964 से। मूवी के स्टार्ट होते ही हम 20 अप्रैल 1964 का टाइम देखते हैं और इस टाइम पर हमें पता लगता है कि ये वो टाइम है जिस टाइम पर वॉरेन कपल ने यानी कि एड और लॉरेन ने अपने करियर की शुरुआत की थी, यानी कि उन्होंने एक्सोर्सिज्म करना इसी टाइम से स्टार्ट किया था। हम ये देखते हैं कि हमें इस टाइम पर एक एंटीक शॉप दिखाया जाता है, यानी कि एक ऐसी दुकान जहाँ पर पुरानी चीजें रखी जाती है। ये स्टोर बेसिकली एक बूढ़े आदमी का होता है जो कि अपनी जवान बेटी के साथ रहता है और उसकी बेटी का नाम होता है विक्टोरिया। लेकिन आज की रात को विक्टोरिया लॉरेन और एड को अपने पास बुलाती है और वो उन दोनों को बताती है कि उसे अपने फादर के स्टोर पर किसी के होने का एहसास है, कोई ऐसा जो कि यहाँ पर मौजूद तो है लेकिन वो उसे देख नहीं पाती है। दोस्तों हम ये भी जानते हैं कि ये वाला केस लॉरेन और एड का पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का पहला केस होता है और अपने पहले पैरानॉर्मल एक्टिविटी वाले केस को सॉल्व करने के लिए ये दोनों सीधा विक्टोरिया के स्टोर पर आए होते हैं। अब यहाँ पर विक्टोरिया से मिलकर एड उससे पूछता है कि वो उसे केस के बारे में पूरी बात बताए, जिस पर विक्टोरिया लॉरेन और एड को ये बताती है कि असल में उसके फादर इस एंटीक शॉप को काफी टाइम से चला रहे थे, लेकिन अचानक से उसके फादर को जो कि इस स्टोर को चलाते थे उन्हें रात के समय अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। उसके फादर ने इन आवाजों के बारे में विक्टोरिया को भी बताया था, लेकिन उस टाइम पर विक्टोरिया ने उन बातों को इग्नोर कर दिया। लेकिन फिर अभी अचानक से उसके फादर ने शॉप पर अपने आप को लटकाकर अपनी जान ले ली और विक्टोरिया के फादर के जाने के बाद से विक्टोरिया को भी स्टोर में आवाजें सुनाई देने लगी एंड उसके साथ भी काफी अजीब और डरावनी चीजें होने लगी। और इन्हीं चीजों से डरकर आज के दिन उसने लॉरेन और एड को यहाँ पर बुलाया। अब विक्टोरिया की बातों को सुनने के बाद लॉरेन और एड दोनों मिलकर इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करते हैं और अपने इन्वेस्टिगेशन में विक्टोरिया के कहे अनुसार लॉरेन सीधा स्टोर रूम में जाती है, क्योंकि स्टोर रूम से उन्हें किसी की आवाजें आती थी। अब लॉरेन जैसे स्टोर रूम के अंदर आती है वैसी वो देखती है कि शॉप के स्टोर रूम के अंदर एक काफी पुराना मिरर रखा होता है, लेकिन ये मिरर कोई आम मिरर नहीं होता और वो इसीलिए क्योंकि इस मिरर पर काफी डरावने से डिजाइन बने थे और मिरर के ऊपरी हिस्से पर ह्यूमन शेप के डिजाइन भी थे। और इसीलिए इन डरावने डिजाइन को देखकर लॉरेन भी ये समझ जाती है कि हो ना हो इस मिरर में कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अब उस मिरर को देखकर लॉरेन जैसे उसे टच करती है वैसे ही मिरर को टच करते ही लॉरेन को ये फील होता है कि वहाँ पर एक स्पिरिट है, लेकिन स्पिरिट के साथ ही लॉरेन ये भी फील करती है कि वहाँ पर एक बहुत ही इवल चीज भी है। बट इसके ठीक बाद ही उस मिरर में एक छोटा सा क्रैक बन जाता है और लॉरेन जिसने उस मिरर को टच किया था उसे अचानक से अपने फ्यूचर के कुछ क्लिप्स दिखते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि इस टाइम पर लॉरेन प्रेग्नेंट होती है और इसीलिए लॉरेन के पेट में जो बच्चा होता है उस बच्चे को इस मिरर में मौजूद इवल एंटिटी मार्क कर देता है और हमें भी ये बात समझ आ जाती है कि अब आने वाले टाइम में इवल एंटिटी लॉरेन के बच्चे के पीछे जरूर आएगा। अब दोस्तों क्योंकि इस इवल एंटिटी ने लॉरेन के बच्चे को मार्क कर दिया था, इसी वजह से लॉरेन के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है, जिस वजह से लॉरेन की आवाजें सुनकर एड उसके पास आता है और वो उसे वहाँ से लेकर सीधा हॉस्पिटल लेकर जाता है। हमें पता लगता है कि इस टाइम पर लॉरेन की अर्जेंट डिलीवरी होने वाली है, लेकिन डिलीवरी के बाद जैसी लॉरेन का बच्चा पैदा होता है वैसी सभी को पता लगता है कि वो असल में एक बच्ची है, लेकिन लॉरेन की वो बच्ची मरी हुई पैदा होती है क्योंकि उसके जन्म के साथ ही उसकी सांसें रुकी हुई होती है। अब दोस्तों ये चीज देखकर लॉरेन और एड दोनों को बहुत ज्यादा दुख होता है, बट लॉरेन अचानक से भगवान से प्रे करना स्टार्ट करती है, जिसके बाद लगभग 1 मिनट बीतते ही उसकी बच्ची फिर से जिंदा हो जाती है। और ये देखकर लॉरेन और एड को ऐसा लगता है कि ये शायद से कोई चमत्कार ही है, बट वो दोनों अपनी बच्ची के जिंदा होने से बहुत ज्यादा खुश होते हैं एंड वो खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। और दोस्तों रही बात लॉरेन और एड के पहले केस की, यानी कि मिरर वाले इवल एंटिटी की, तो उस केस को ये दोनों वहीं पर छोड़ देते हैं और वो इसीलिए क्योंकि उन दोनों को ऐसा लगता है कि अगर वो दोनों उस केस पर और ज्यादा काम करेंगे तो फिर उससे उनकी फैमिली पर, स्पेशली उनकी बेटी पर खतरा आ सकता है और इसीलिए वो दोनों उस केस को ड्रॉप कर देते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही लॉरेन और एड दोनों मिलकर अपनी बेटी का नाम जूडी रखते हैं। अब दोस्तों इसके बाद धीरे धीरे करके समय बीतता जाता है और लॉरेन और एड की बेटी जूडी धीरे धीरे
धीरे करके बड़ी हो जाती है। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि इन बीतते समय के साथ साथ लॉरेन और एड दोनों मिलकर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के लगभग 1000 केसेस सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन वो दोनों किसी भी केस के अंदर अपनी बेटी जूडी को इन्वॉल्व नहीं करते हैं और बेसिकली वो दोनों अपनी बेटी को इन सभी चीजों से हमेशा दूरी रखते हैं। अब दोस्तों इसी तरह से समय बीतते बीतते साल 1986 आता है और इस साल 1986 के अंदर हमें यूएस कंट्री के पेंसिल्वेनिया शहर में एक फैमिली दिखाई जाती है, जिस फैमिली का नाम होता है स्मर्ल फैमिली। हम ये देखते हैं कि इस स्मर्ल फैमिली के अंदर जैक और जेनेट नाम के 2 हस्बैंड वाइफ होते हैं और इन्हीं जैक और जेनेट के कई सारे बच्चे होते हैं एंड इनकी फैमिली के और भी कुछ मेंबर्स होते हैं और इस तरह से इनकी फैमिली में टोटल 8 मेंबर्स होते हैं और साथ ही इनके पास एक डॉग भी होता है। और ये सब के सब यानी कि पूरी स्मर्ल फैमिली पेंसिल्वेनिया शहर के अंदर एक नए घर में शिफ्ट होते हैं, लेकिन इनका ये नया घर बाहर से काफी डरावना दिखता है। यहाँ पर शिफ्ट होने के दौरान ही हमें पता लगता है कि इस फैमिली के हेड को यानी कि जैक को ये घर काफी सस्ते दाम में मिला है और दोस्तों जाहिर सी बात है भूतिया घर है तो सस्ते में तो मिलेगा ही। अब हालांकि दोस्तों कहानी में आगे हम ये देखते हैं कि जैक और उसकी पूरी फैमिली अपने नए घर के अंदर शिफ्ट हो जाती है और शिफ्ट होने के बाद हम जैक की पूरी फैमिली के बारे में डिटेल से जानते हैं, जहाँ पर हमें पता लगता है कि जैक की फैमिली के 8 मेंबर्स के अंदर जैक, जैक की वाइफ जेनेट, जैक के फादर मदर और जैक की 4 बेटियां होती है और आज के दिन ही जैक की एक बेटी का बर्थडे भी होता है और इसीलिए बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए जैक के फादर अपनी पोती को एक गिफ्ट भी देते हैं। लेकिन दोस्तों गिफ्ट के अनरैप होते हमें पता लगता है कि ये गिफ्ट वही मिरर है जिस मिरर के अंदर लॉरेन को किसी इवल एंटिटी के होने का एहसास हुआ था। और दोस्तों ये मिरर बिल्कुल वही मिरर होता है क्योंकि इसके ऊपर बिल्कुल वैसे डिजाइन बना होता है और मिरर के ऊपरी हिस्से पर भी बच्चों जैसे ह्यूमन फेसेस बने होते हैं। साथ ही साथ मिरर पर वो क्रैक भी होता है जो क्रैक मिरर पर लॉरेन के छूने की वजह से बन गया था। अब हालांकि दोस्तों इसके बाद ही पूरी फैमिली केक कट करना स्टार्ट करती है, लेकिन हम ये देखते हैं कि केक पर जो कैंडल लगाया गया होता है वो किसी के फूंक मारने से पहले ही अचानक से बुझ जाता है, लेकिन फिर इसके ठीक बाद ही छत का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर जाता है और जैक की जिस बेटी का बर्थडे होता है उसे उस वजह से चोट भी लग जाती है। और ये सारी चीजें करके इस घर की जो इविल स्पिरिट होती है वो कहीं ना कहीं इस फैमिली को ये बताना स्टार्ट कर देती है कि वो लोग यहाँ पर अब खतरे में आ चुके हैं। हालांकि ये सब होने के बाद ही स्क्रीन पर एक वार्निंग आती है जिसके अंदर ये लिखा होता है कि स्मॉल फैमिली की जो स्टोरी हम देख रहे हैं वो स्टोरी एक रियल इवेंट के ऊपर बेस्ड है, यानी कि एकदम सत्य घटना पर आधारित। और सिर्फ ये नहीं बल्कि ये वाला केस लॉरेन और एड के करियर का सबसे खतरनाक केस है, क्योंकि इस वाले केस के अंदर लॉरेन और एड का एक ऐसी पावरफुल खतरनाक एंटिटी से सामना होता है जो कि न सिर्फ उनके पूरे परिवार को झंझोड़ के रख देता है बल्कि वो लॉरेन और एड के करियर को भी खत्म कर देता है। हालांकि इसके आगे हम स्मॉल फैमिली को देखते हैं जो कि अपनी लाइफ को नॉर्मली जीना स्टार्ट कर देती है और पिछली रात बर्थडे को जो भी हुआ उसे फैमिली वाले मिलकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इस घर के अंदर फैमिली मेंबर्स के साथ अजीब चीजें होना और भी ज्यादा स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि एक बार जब जैक की वाइफ जेनेट किसी से फोन पर बात कर रही होती है तब कोई अचानक से उसके फोन के वायर को छीनने लगता है और जेनेट को ऐसा फील होता है कि कोई उससे उसका फोन दूर कर रहा है। जेनेट को पहले ऐसा लगता है कि शायद से ये सब उसकी बेटियां कर रही है, लेकिन जेनेट को जैसे ये फील होता है कि उसकी बेटियां वहाँ से काफी दूर किसी और कमरे में है, वैसे ही जेनेट इस बात से काफी ज्यादा घबरा जाती है। इसके साथ ही जैक और जेनेट की जो 4 बेटियां होती है उनमें से छोटी वाली 2 बेटियां ट्विन सिस्टर्स होती है और हम ये देखते हैं कि वो दोनों अपने कमरे में अपनी गुड़िया के साथ खेल रही होती है, लेकिन अचानक से उनकी जो डॉल होती है वो हवा में उड़ने लगती है और उन दोनों ट्विन सिस्टर्स को ये महसूस होता है कि उस कमरे में उनके साथ कोई और तो जरूर मौजूद है। लेकिन फिर अगले पल वो दोनों ट्विन सिस्टर्स ये देखती है कि उनके कमरे में उनके ठीक सामने किसी बूढ़ी लेडी का स्पिरिट है, जिस स्पिरिट ने उनकी गुड़िया को अपने हाथों में उठा रखा है और इसीलिए ये सब देखकर वो दोनों ट्विन सिस्टर्स वहाँ से डर के भाग जाती हैं। हालांकि इसके बाद भी फैमिली मेंबर्स के साथ काफी सारी डरावनी और खतरनाक चीजें होती हैं और इसीलिए धीरे धीरे करके सारी फैमिली ये महसूस कर लेती है कि उनके इस नए घर के अंदर कोई ना कोई स्पिरिट तो जरूर है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होती है कि जो भी स्पिरिट इनके घर के अंदर मौजूद है वो उनमें से किसी की भी जान नहीं लेती है, बल्कि वो स्पिरिट सिर्फ और सिर्फ फैमिली मेंबर्स को डराती है और फैमिली मेंबर्स को थोड़ा मोड़ा नुकसान पहुंचाती है। लेकिन फैमिली को अब पूरी तरह से बिलीव हो चुका था कि उनके घर के अंदर कोई ना कोई जरूर है। हालांकि दोस्तों इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा वॉरेन फैमिली को देखते हैं। यहाँ वॉरेन फैमिली के अंदर लॉरेन और एड की बेटी जूडी अब 22 साल की हो चुकी है। इसके साथ ही वो एक लड़के को डेट भी कर रही है जिसका नाम टॉनी है और ये दोनों पिछले 6 महीने से साथ में हैं। और ये जो जूडी का बॉयफ्रेंड है यानी कि टॉनी, ये कुछ टाइम पहले तक पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता था, लेकिन कुछ टाइम पहले इसने पुलिस से अपनी नौकरी रिजाइन कर दी एंड इस टाइम पर ये एक बेरोजगार है। अब हालांकि दोस्तों इसके बाद ही एक दिन जूडी के फादर एड का बर्थडे आता है और इसीलिए पूरी फैमिली मिलकर एड के बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं एंड काफी सारे गेस्ट को बुलाते हैं। अब इसी बर्थडे पार्टी के अंदर फादर गॉर्डन भी आते हैं, जो फादर गॉर्डन लॉरेन और एड के काफी करीब होते हैं और इनकी जान पहचान काफी पुरानी होती है। अब अपने फादर के इसी बर्थडे पार्टी के अंदर जूडी अपने बॉयफ्रेंड टोनी को भी बुलाती है और जूडी टोनी को लॉरेन और एड के साथ साथ फादर गॉर्डन से भी मिलवाती है। अब जूडी के बॉयफ्रेंड टोनी से मिलकर उसकी मदर लॉरेन और इवन फादर गॉर्डन दोनों काफी खुश होते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि जूडी के पिता एड इस बात से काफी खुश नहीं होते, क्योंकि उन्हें इस बात की चिंता होती है कि टोनी कैसा लड़का है, क्या वो उसकी बेटी जूडी के लिए सही होगा या फिर नहीं होगा। लेकिन फिर दोस्तों इसके बाद हम जूडी को देखते हैं जो कि रूम में आती है और अपनी पुरानी फोटोज को देखने लगती है और अपनी पुरानी फोटोज को देखते हुए वो अपनी पास्ट की मेमोरीज को याद करने लगती है। लेकिन अब क्योंकि जूडी रूम के अंदर अकेली होती है इसीलिए उसे अचानक से अपने रूम में एनाबेल डॉल दिखने लगती है और एनाबेल डॉल इस टाइम पर एक चेयर पर बैठकर जूडी को देख रही होती है। ये देखकर जूडी काफी डर जाती है, लेकिन फिर तभी वहाँ पर टोनी आता है और वो जूडी को संभालता है। अब हालांकि दोस्तों इसके आगे हम ये देखते हैं कि टोनी जूडी को पूरी फैमिली
के सामने रिंग देकर प्रपोज करता है और जूडी से शादी करने के लिए कहता है। जो प्रपोजल देखकर जूडी भी खुश होती है एंड वो टोनी को हाँ बोल देती है। अब इन सारी चीजों की वजह से वॉरेन फैमिली काफी खुश होती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद ही जो फादर गॉर्डन होता है, जो यहाँ पर एड की बर्थडे पार्टी में आया था, वो असल में यहाँ पर एड और लॉरेन से किसी खास चीज के बारे में बात भी करना चाहता था और इसीलिए इन सारी चीजों के होने के बाद वो लॉरेन और एड से बात करता है एंड वो उन दोनों को स्मर्ल्ड फैमिली के बारे में बताता है, यानी कि उसी फैमिली के बारे में जिनके घर में भूतिया चीजें हो रही हैं। और फादर गॉर्डन लॉरेन और एड से कहता है कि वो दोनों मिलकर उस फैमिली की हेल्प करें। अब दोस्तों फादर गॉर्डन की बात सुनकर एड तो राजी हो जाता है, लेकिन लॉरेन इस बात पर फादर गॉर्डन को मना कर देती है और वो फादर गॉर्डन से कहती है कि उन्होंने इस काम को काफी टाइम पहले छोड़ दिया था और अब इसीलिए वो दोनों इन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को सॉल्व करने वाले काम को और नहीं करेंगे। और अब इसीलिए दोस्तों ना सुनने की वजह से फादर गॉर्डन वहाँ से चला जाता है। लेकिन अब इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हम फिर से स्मॉल फैमिली को देखते हैं। यहाँ पर रात के टाइम पर फैमिली का हेड यानी कि जैक सो रहा होता है, लेकिन तभी जैक को ये फील होता है कि कोई उसके आसपास आ चुका है और फिर अचानक से कोई जैक को हवा में उड़ाता है एंड उसकी गर्दन दबाने लगता है, जिस वजह से जैक को काफी ज्यादा दर्द होता है। लेकिन इसी टाइम पर जैक की बड़ी बेटी जिसका नाम हैदर होता है, वो अपने रूम में अपने बर्थडे वाली क्लिप को देख रही होती है। लेकिन इसी क्लिप को देखते हुए हैदर को इस बात का जवाब मिल जाता है कि आखिरकार उसके बर्थडे वाले रात को उसके केक के कैंडल को किसने बुझाया था। और वो इसीलिए क्योंकि जब वो क्लिप को देख रही होती है तब क्लिप में उसे अपने पास एक स्पिरिट दिखती है जिसने कि हैदर के फूंक मारने से पहले खुद ही फूंक मारकर केक के कैंडल को बुझाया था और इसीलिए हैदर क्लिप में उस स्पिरिट को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। लेकिन फिर तभी हैदर ने जिस स्पिरिट को वीडियो क्लिप में देखा था वो हैदर को अचानक से अपने सामने दिखाई देता है। हैदर के सामने का स्पिरिट एक बड़े बालों वाला आदमी होता है और इसके हाथों में इसके पास एक कुल्हाड़ी भी होती है। उसे देखकर हैदर बहुत ज्यादा डर जाती है और इसलिए वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, पर हैदर ये नोटिस करती है कि वो आदमी उसके करीब आकर उसे मारने की कोशिश कर रहा है। इधर हैदर की आवाज सुनकर उसकी मदर जेनेट जाग जाती है, लेकिन जेनेट की जैसी आंखें खुलती है वैसी वो ये देखती है कि उसके हस्बैंड को यानी कि जैक को किसी ने हवा में उठा रखा है और कोई उसकी गर्दन दबा रहा है। इसके बाद जेनेट जल्दी से जैक को बचाती है, जिसके बाद सारे फैमिली मेंबर मिलकर जल्दी से हैदर के पास जाते हैं। लेकिन फिर एक साथ आने के बाद वो सभी स्पिरिट से बच जाते हैं। अब इसकी अगली सुबह हम ये देखते हैं कि जेनेट और जैक जल्दी से मीडिया को बुलाते हैं और वो मीडिया वालों को अपने साथ बीती हुई सारी बातें बताते हैं। एंड दोस्तों ये वही सीन होता है जिसे हम सभी ने मूवी के ट्रेलर के स्टार्टिंग सीन में देखा था। और यहाँ पर मीडिया वालों के सामने जेनेट ये भी कहती है कि हमारे घर में रहने वाली स्पिरिट्स को हमारे घर के 8 के 8 लोगों ने देखा है और 8 के 8 लोगों को भ्रम नहीं हो सकता। हालांकि दोस्तों दूसरी तरफ हम वॉरेन फैमिली को देखते हैं, जहाँ पर टोनी के जूडी को प्रपोज करने की वजह से अब उन दोनों की शादी तय हो चुकी थी और इसीलिए जूडी अपनी फैमिली के साथ सीधा ड्रेस सिलवाने आती है ताकि उस ड्रेस को वो अपनी शादी वाले दिन पहन सके। अब जूडी ने दुकान में जिस ड्रेस को सिलेक्ट किया होता है वो उसे पहनने के लिए ट्रायल रूम में जाती है, लेकिन वहाँ पर जूडी को ऐसा फील होता है कि कोई उसके साथ वहाँ पर मौजूद है और फिर अगले पल जूडी को अपने साथ वहाँ पर वही बुढ़िया दिखाई देती है जिस बुढ़िया की स्पिरिट को हम सभी ने जैक और जेनेट के घर के अंदर देखा था। और फिर दोस्तों इस चीज के होने के साथ ही हम ये बात भी समझ जाते हैं कि जैक और जेनेट के घर में जो भी स्पिरिट्स है वो कहीं ना कहीं जूडी और उसकी फैमिली से कनेक्टेड है, लेकिन इनके बीच का कनेक्शन किस तरह से है ये हमें मूवी में आगे पता लगेगा। हालांकि जूडी को यहाँ पर उस बूढ़ी स्पिरिट के साथ साथ अपनी खुद की भी शक्ल दिखती है और जूडी ये फील करती है कि वो खुद ही खुद की गर्दन दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगले पल जूडी की मदर लॉरेन अंदर आती है एंड वो उसे उन सबसे बचा लेती है। लेकिन ये देखकर जूडी की मदर लॉरेन काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि अचानक से ऐसी चीजें वो भी उसकी फैमिली के साथ होना काफी अजीब सी बात थी। बाकी दोस्तों मीडिया की सारी खबरें सुनकर फादर गॉर्डन जो कि लॉरेन और एड से मदद मांगने गए थे वो सीधा स्पर्ल फैमिली की हेल्प के लिए जाते हैं और फिर वो सीधा उस घर के अंदर जाते हैं एंड अपने रिचुअल्स करते हैं। रिचुअल्स को करने के बाद फादर गॉर्डन को ये समझ में आ जाता है कि इस घर के अंदर जो भी इवल एंटिटी है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसीलिए इस चीज से निपटना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हालांकि फादर गॉर्डन को ये पता होता है कि वो इस इवल स्पिरिट को अकेले नहीं हरा सकता है और इसीलिए वो इस केस के लिए बिशप की हेल्प मांगने जाता है ताकि वो बिशप के साथ मिलकर इस बारे में कुछ कर सके। लेकिन जब फादर गॉर्डन बिशप के पास पहुंचता है तब वो ये देखता है कि वहाँ पर बिशप मौजूद नहीं है और इसीलिए फादर गॉर्डन वहाँ पर बिशप का इंतजार करने लगता है। लेकिन फिर अगले पल वहाँ पर फादर गॉर्डन को महसूस होता है कि उस जगह पर एक इवल एंटिटी आ चुकी है और वो इवल एंटिटी फादर बिशप को एक तार से लटका के मार देती है। अब इसके बाद वॉरेन फैमिली को भी ये पता लगता है कि फादर गॉर्डन की मौत हो चुकी है और फिर इसीलिए जिस दिन फादर गॉर्डन का फ्यूनरल होता है उस दिन वॉरेन फैमिली के मेंबर्स यानी कि एड, लॉरेन और जूडी तीनों वहाँ पर मौजूद होते हैं। यहाँ पर जूडी जैसी फादर गॉर्डन के ग्रेव को टच करती है वैसे ही जिस इवल एंटिटी ने फादर गॉर्डन की जान ली होती है उसी चीज से जुड़ी हुई चीजें जूडी को दिखाई देने लगती है और इसीलिए वो सब देखकर जूडी काफी ज्यादा डर जाती है। इसके बाद जूडी फादर गॉर्डन के साथी फादर से पूछती है कि जब फादर गॉर्डन की मौत हुई थी तब उससे पहले वो कहाँ पर गए थे। जूडी की इस बात को सुनकर वो फादर जूडी को बताते हैं कि असल में फादर गॉर्डन अपनी मौत से पहले पेंसिल्वेनिया शहर के घर में गए थे, वही घर जिसके बारे में न्यूज में आ रहा है यानी कि स्मॉल हाउस। इस बारे में जानते ही जूडी बिना अपनी फैमिली को बताए जल्दी से पेंसिल्वेनिया चली जाती है और इसीलिए जब लॉरेन और एड को अपनी बेटी जूडी नहीं मिलती तब वो उसे ढूंढते हुए परेशान होने लगते हैं। लेकिन फिर तभी जूडी का बॉयफ्रेंड टोनी उन दोनों को बताता है कि असल में जूडी पेंसिल्वेनिया शहर के स्मॉल हाउस में गई है। इस बारे में जानते ही वो लोग भी जल्दी से स्मॉल हाउस जाते हैं और वो लोग वहाँ पर आकर जैक, जेनेट एंड उनकी पूरी फैमिली से मिलते हैं। लॉरेन और एड को देखकर जैक और जेनेट को ऐसा लगता है कि शायद से वो दोनों वहाँ पर उनकी हेल्प के लिए आए हैं, लेकिन एक्चुअली में लॉरेन और एड वहाँ पर बस अपनी बेटी जूडी को लेने आए होते हैं और इसीलिए वो लोग जूडी को लेते हैं एंड वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन जूडी वहाँ से जाने से मना कर देती है एंड वो अपनी फैमिली से कहती है
कि वो दोनों आज तक सबकी हेल्प करते हुए आए हैं, इसीलिए उन्हें इनकी भी हेल्प करनी चाहिए क्योंकि इस टाइम पर ये फैमिली बहुत ही ज्यादा परेशान है। इसके साथ ही फादर गॉर्डन भी मरने से पहले ठीक यहीं पर आए थे और यहाँ से जाने के बाद ही फादर गॉर्डन की मौत हो गई और इसीलिए फादर गॉर्डन की मौत का रहस्य भी इसी घर से जुड़ा हुआ है। और अब इसीलिए दोस्तों जूडी की इन सारी बातों को सुनने के बाद लॉरेन और एड दोनों मिलकर स्मॉल फैमिली की हेल्प के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि इसके साथ ही जूडी टोनी से बातचीत करती है एंड वो अपने बॉयफ्रेंड टोनी को ये बताती है कि एक्चुअली में जब उसने फादर गॉर्डन की ग्रेव को टच किया था तब उसे किसी इवल एंटिटी के होने का एहसास हुआ था और जूडी को ऐसा फील हुआ था कि वो इवल एंटिटी मानो जूडी को इस घर में बुलाना चाहती है एंड यहाँ पर जूडी को रोक कर रखना चाहती है। अब दोस्तों जूडी की इस बात को सुनकर हम फैंस को भी ये समझ में आ जाता है कि एक्चुअली में स्मॉल फैमिली के इस घर के अंदर जो इवल एंटिटी है उसका मेन मकसद जूडी एंड उसकी फैमिली को यहाँ पर बुलाना ही था और जूडी एंड उसकी फैमिली को यहाँ पर बुलाने के लिए वो इवल स्पिरिट स्मॉल फैमिली के मेंबर्स को डरा रहा था ताकि उनके डरने की खबर फैले और जूडी, लॉरेन और एड यहाँ पर आ जाए। और दोस्तों शायद से यही रीजन था जिसकी वजह से हम जो भी इवल स्पिरिट्स को इस घर में देख रहे थे वो स्मॉल फैमिली के मेंबर्स को सिर्फ डरा रहे थे, ना कि उन्हें जान से मार रहे थे। अब इसके बाद ही हम लॉरेन को देखते हैं जो कि अपनी इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करती है और इन्वेस्टिगेशन में वो बारी बारी करके घर के हर हिस्से में जाती है एंड वहाँ की हर एक चीज को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करती है। इसी दौरान लॉरेन को कई सारी अजीब चीजें दिखती है, साथ ही साथ वो एक रूम के अंदर एक स्पिरिट का हाथ भी देखती है। लेकिन फिर इसके बाद ही लॉरेन घर के बेसमेंट में जाती है और बेसमेंट के अंदर कदम रखने के साथ ही लॉरेन को कई सारी आवाजें सुनाई देती है और वो अपने मन में काफी सारे विजुअल्स को देखती है, जिसके बाद ही लॉरेन को पता लग जाता है कि आखिरकार इस पूरे घर में चल क्या रहा है। इसके बाद ही लॉरेन अपने पति एड के पास आती है और वो एड को इस पूरे घर की कहानी बताना स्टार्ट करती है। वो एड को बताती है कि आज से बहुत साल पहले इस घर के अंदर एक आदमी, उस आदमी की पत्नी और उसकी पत्नी की बूढ़ी माँ रहा करते थे। लेकिन वो जो आदमी था वो अपनी पत्नी से प्यार करने की बजाय उस पर बहुत ज्यादा जुल्म करता था। वो उसे बहुत ज्यादा मारा पीटा करता था और घर में कैद करके रखता था। इन सब चीजों की वजह से उस लेडी का किसी दूसरे आदमी से अफेयर स्टार्ट हो गया। लेकिन लेडी के पति को जैसे उसके अफेयर के बारे में पता लगा वैसे वो आदमी आग बबूला हो गया और उसने अपनी कुल्हाड़ी उठा ली। अपने पति के गुस्से को देखकर वो लेडी सीधा बेसमेंट की तरफ भागी, पर उस टाइम पर उस बेसमेंट में उस लेडी के साथ साथ उसकी बूढ़ी मदर भी थी। लेकिन लेडी का पति कुल्हाड़ी लेकर सीधा बेसमेंट में आ गया और उसने गुस्से में अपनी पत्नी के साथ साथ उसकी बूढ़ी मदर को भी जान से मार दिया और फिर बाद में जाकर उस आदमी की भी मौत हो गई। और इसीलिए इस घर के अंदर टोटल 3 आत्माएं हैं। अब लॉरेन की बातें सुनकर एड उससे कहता है कि इन सब में कौन सी बड़ी बात है, हम ऐसी आत्माओं से पहले भी निपट चुके हैं और इसलिए हम लोग इन्हें भी बड़े आराम से हैंडल कर लेंगे। लेकिन एड की इस बात को सुनकर लॉरेन उससे कहती है कि असल में बात सिर्फ इतनी सिंपल नहीं है। एक्चुअली में इस घर के अंदर उन तीनों आत्माओं के साथ साथ कोई और भी है, कोई ऐसी पावरफुल इवल स्पिरिट जिसे मैं देख नहीं पा रही हूँ, लेकिन हाँ मुझे उसका एहसास हो रहा है और मैं जानती हूँ कि वो इसी घर में है। और एक्चुअली में ये सारी चीजें जो भी हो रही है इन सब के पीछे वो खुद ही है, क्योंकि वो पावरफुल इवल स्पिरिट इन तीनों की आत्माओं को कंट्रोल में कर रहा है और इनका इस्तेमाल करके जैक और जेनेट की फैमिली को डरा रहा है। अब यहाँ पर लॉरेन और एड को ये सारी बातें तो समझ में आती है, लेकिन उन्हें एक बात समझ नहीं आती और वो बात ये होती है कि इन तीनों आत्माओं ने या फिर यूं कहे उस इवल स्पिरिट ने अभी तक घर में रह रहे किसी भी आदमी को पोजेस क्यों नहीं किया। एक्चुअली में ये बात लॉरेन और एड के लिए सोचने वाली इसीलिए थी क्योंकि उन्होंने अपने करियर में जितने भी केसेस देखे थे उन सभी केसेस में जब भी कोई स्पिरिट या फिर बुरी आत्मा सामने आती है तब वो किसी न किसी ह्यूमन को जरूर पोजेस करती है, लेकिन इस केस में अभी तक किसी को भी पोजेस नहीं किया गया है और इसीलिए यही बात लॉरेन और एड को थोड़ा सा परेशान भी करती है। अब दोस्तों इतने में ही हम घर के अंदर जूडी को देखते हैं, जिससे अचानक से ऊपर वाले कमरे से उसकी मदर लॉरेन की आवाज आती है और ये आवाज जूडी को ऊपर बुलाती है। इसलिए इस आवाज को सुनकर जूडी जल्दी से ऊपर जाती है। लेकिन दोस्तों हम सभी ये बात जानते हैं कि लॉरेन इस टाइम पर एड के साथ घर के बाहर खड़ी है और इसीलिए जूडी को ऊपर बुलाने वाली उसकी मदर नहीं बल्कि वो खतरनाक इवल एंटिटी है जो कि ये सारी चीजें करवा रहा है। अब इधर जूडी जैसी ऊपर वाले कमरे में पहुंचती है वैसी वो अपने सामने उसी मिरर को देखती है जिस मिरर के अंदर वो इवल एंटिटी है और जूडी इस मिरर के पास आकर इस मिरर को टच कर लेती है। लेकिन मिरर को टच करते ही आसपास की चीजें हिलने लगती है और अचानक से मिरर के ऊपर वाले हिस्से पर लिखा आता है मिस मी। यहाँ पर दोस्तों मिस मी को पढ़कर जूडी सीधा एनाबेल का नाम लेती है, क्योंकि दोस्तों अगर आप सभी ने एनाबेल की मूवीज देखी है तो आपको ये याद होगा कि वहाँ पर ये मिस मी एनाबेल लिखा करती थी और इसलिए यहाँ पर जूडी के मन में सबसे पहले एनाबेल का ख्याल आता है। अब जूडी को एनाबेल से काफी ज्यादा डर लगता है और इसीलिए वो डर के मारे वहाँ से भागती है, जिसके बाद ही जूडी को घर के एक दूसरे कमरे के अंदर एनाबेल डॉल दिखती है और जूडी जैसी एनाबेल की डॉल को देखती है वैसी वो डॉल देखते देखते खड़ी होती है और उसका साइज काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है और फिर देखते देखते वो जूडी की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन जूडी डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। लेकिन फिर इसके बाद ही जूडी डर के मारे सीढ़ियों से गिर जाती है और फिर इसीलिए उसे संभालने के लिए उसके पेरेंट्स आते हैं, जिसके बाद उनके आते ही जूडी उन्हें सारी चीजें बताती है। अब इस बात को सुनते ही लॉरेन और एड जल्दी से ऊपर जाते हैं और वो लोग तहकीकात करते हैं। लेकिन फिर इसके बाद वो लोग उसी मिरर को देखते हैं जिस मिरर को उन्होंने अपने पहले केस में देखा था, जिसके बाद मिरर को देखते ही लॉरेन को ये समझ में आ जाता है कि एक्चुअली में ये इवल एंटिटी वही है जिससे उनका सामना अपनी लाइफ में सबसे पहली बार हुआ था। लेकिन यहाँ पर लॉरेन ये नोटिस करती है कि आज से 22 साल पहले अपने पहले केस के अंदर जब लॉरेन ने इस मिरर को पहली बार देखा था और टच किया था तब लॉरेन को ये फील हुआ था कि इस मिरर के अंदर एक इवल एंटिटी है। लेकिन आज के दिन जब लॉरेन इस मिरर को टच करती है तब उसे ये फील होता है कि इस मिरर के अंदर कोई भी इवल एंटिटी नहीं है। और दोस्तों देखा जाए तो ये चीज देखकर हम फैंस को भी काफी अजीब लगता है। लेकिन इतने में हम जूडी को देखते हैं जो कि बहुत जोर जोर से खांसने लगती है और हमें देखकर ये फील होता है कि हो ना हो जूडी के साथ कुछ तो गलत जरूर हुआ है। हालांकि इतने में जूडी का फादर एड इस बात को कहता
कहता है कि इस घर के अंदर जो भी कुछ हो रहा है इसकी फसाद ये मिरर ही है, और इसीलिए उन सबको मिलकर आज की रात ही इस मिरर को अपने घर के अपने म्यूजियम में डालना होगा। और एक बार अगर एड ने इस मिरर को अपने घर के म्यूजियम में डाल दिया तो फिर वहाँ पर वो इस मिरर को कैद भी कर सकता है। अब मिरर को उठाकर इसे एड के म्यूजियम में रखने का काम एड, स्मॉल फैमिली का हेड यानी कि जैक और जूडी का बॉयफ्रेंड टोनी ये तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं। और अब इन तीनों को मिलकर इस मिरर को उठाकर एड के घर के म्यूजियम में डालना है। लेकिन इस काम को करने से पहले एड जैक और टोनी से कहता है कि इस काम को करने की शुरुआत करते ही हमें इस रात में इस काम को पूरा करना होगा। इसके साथ ही उन तीनों को डायरेक्टली इस मिरर को टच नहीं करना है, और इसलिए मिरर को उठाने के लिए उन्हें हाथों में ग्लव्स पहनने होंगे एंड साथ ही साथ मिरर को ढकना भी होगा और किसी को भी मिरर के अंदर देखना नहीं होगा। अब इसके बाद ये तीनों जल्दी से तैयार होते हैं और टोनी कार को ड्राइव करके जल्दी से उसे घर के पास लाता है। इधर एड और जैक दोनों मिलकर मिरर को उठाते हैं और उसे लेकर सीधा गाड़ी में डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर अचानक से मिरर का ऊपर का कपड़ा हट जाता है और जैक मिरर के अंदर देख लेता है, जिससे कि उसे फील हो जाता है कि इविल स्पिरिट वहीं पर मौजूद है। और फिर इसीलिए डर के मारे वो नीचे गिर जाता है एंड उसके हाथों से मिरर भी छूट जाता है। इधर टोनी जो कि गाड़ी को ड्राइव कर रहा था वो भी ये देखता है कि उसके सामने बूढ़ी लेडी का स्पिरिट खड़ा हुआ है, और इसीलिए उसे देखकर टोनी डर जाता है एंड उसकी गाड़ी ठुक जाती है। इधर ये सब देखकर पूरी फैमिली के सारे मेंबर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन इतने में ही जब लॉरेन अपनी बेटी जूडी को ढूंढती है तब वो देखती है कि उसकी बेटी जूडी एक कोने में जाकर बैठी हुई है। लेकिन फिर जैसे ही लॉरेन अपनी बेटी जूडी के पास आती है वैसे वो भी ये नोटिस करती है कि उसकी बेटी जूडी कमरे के कोने में बैठकर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 का गाना गा रही है। और फिर अगले पल जूडी की शक्ल देखकर लॉरेन को ये पता लग जाता है कि अब उसकी बेटी जूडी पोजेस्ड हो चुकी है। और फिर दोस्तों यहीं से लॉरेन को ये बात भी समझ में आ जाती है कि आखिरकार क्यों अब तक मिरर में रहने वाले इवल एंटिटी ने किसी को भी पोजेस नहीं किया था, क्योंकि एक्चुअली में वो इवल एंटिटी आज तक जूडी का इंतजार कर रहा था और जूडी की बॉडी को पोजेस करने के लिए उसने उसे तभी मार्क कर दिया था जिस टाइम पर जूडी लॉरेन के पेट में थी। इसके बाद ही जूडी को पोजेस करने वाला वो इवल एंटिटी अपनी असली आवाज में लॉरेन से कहता है कि मैं जूडी के यहाँ आने का बहुत समय से इंतजार कर रहा था और अब मैं जूडी को अपने साथ लेकर जाऊंगा। और फिर ये बोलने के बाद ही वो लॉरेन की तरफ बहुत तेजी में बढ़ता है और लॉरेन को जोरदार धक्का देता है, जिससे कि लॉरेन नीचे गिर जाती है। इधर इसके बाद जूडी बाकी घर वालों के सामने आती है, जहाँ पर फैमिली का डॉग जूडी को देखकर बहुत ज्यादा भौंकने लगता है और फिर इसीलिए जूडी उसे भी हवा में उड़ाकर दूर फेंक देती है। इसके बाद एड जैसे अपनी बेटी जूडी को इस हालत में देखता है वैसे वो जूडी के पास आता है एंड फिर वो जूडी से कहता है कि वो इस इवल स्पिरिट से फाइट कर सकती है। लेकिन इधर जूडी की बॉडी का वो इवल स्पिरिट एड पर अटैक कर देता है, जिस वजह से उसे हार्ट अटैक जैसा फील होने लगता है। इसी टाइम पर हम घर के बाहर टोनी को देखते हैं, जो कि इस टाइम पर घर के अंदर आने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वही नोटिस करता है कि उस इवल स्पिरिट ने घर के सारे दरवाजों को बंद कर दिया है। लेकिन तब भी टोनी किसी तरह से घर के अंदर घुस जाता है। घर के अंदर आते वो लॉरेन को देखता है, जिसके ऊपर इस टाइम पर वो कुल्हाड़ी वाले आदमी की स्पिरिट हमला कर रही होती है, लेकिन टोनी वहाँ पर आकर लॉरेन को बचा लेता है। अब इसके बाद ही हम एड को देखते हैं, जिसकी हालत अब ठीक होती है और इसीलिए वो सबसे पहले खुद को संभालता है एंड फिर वो जेनेट से कहता है कि वो फैमिली के सारे मेंबर्स को लेकर घर से बाहर निकल जाए। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि पूरी स्मॉल फैमिली घर से बाहर निकल जाती है और अगर घर के अंदर कोई रह जाता है तो वो होता है एड, लॉरेन, जूडी और जूडी का बॉयफ्रेंड टोनी। यहाँ पर लॉरेन एड को बताती है कि एक्चुअली में जिस इवल एंटिटी ने उनकी बेटी जूडी को पोजेस किया है वो उनके पीछे सालों से पड़ी थी और साथ ही वो इवल एंटिटी बहुत ज्यादा पावरफुल भी है। ये बात सुनकर एड लॉरेन के हाथों से अपने बाइबल की बुक मंगवाता है ताकि वो जल्दी से जूडी के ऊपर एक्सोर्सिज्म कर सके और उसकी बॉडी से उस इवल एंटिटी को बाहर निकाल सके। अब ये लोग एक्सोर्सिज्म करने के लिए जैसे ही ऊपर जूडी के पास जाते हैं वैसे वो लोग ये देखते हैं कि ऊपर वाले कमरे के अंदर जूडी ने रस्सी से अपने आप को लटका रखा है और एक्चुअली में ये चीज जूडी से वो इवल एंटिटी करवा रहा है ताकि रस्सी से लटकाकर वो जूडी को जान से मार दे और फिर वो जूडी की सोल को अपने साथ ले जाए। लेकिन दोस्तों सही टाइम पर वहाँ पर जूडी की फैमिली पहुंच जाती है, जिसके बाद वो लोग जल्दी से जूडी को नीचे उतार लेते हैं। लेकिन जूडी को नीचे लाकर वो लोग ये देखते हैं कि जूडी की सांसें नहीं चल रही है और फिर इसके लिए वो लोग जूडी की छाती पर पंप करके उसकी सांसें चला देते हैं, जिसके बाद जूडी जिंदा हो जाती है। लेकिन इसी टाइम पर लॉरेन एक शीशे के अंदर ये नोटिस करती है कि वो इवल एंटिटी उन सबको वहाँ से देख रहा है। साथ ही साथ लॉरेन अपने कंधे पर उसका हाथ भी महसूस करती है। इसके साथ ही वो इवल एंटिटी एड को भी नुकसान पहुंचाता है, जिस वजह से एड को भी फिर से हार्ट अटैक जैसा फील होता है। लेकिन तब भी एड खुद को संभालता है और कुछ टाइम में ठीक हो जाता है। इधर हम ये नोटिस करते हैं कि वो इवल एंटिटी अब जूडी की बॉडी से बाहर आ चुका है और शायद से एक बार फिर से वो अपने मिरर में चला जाता है, क्योंकि अगले पल वो मिरर हवा में उड़ता है और उन सबके सामने जोर जोर से घूमने लगता है। हालांकि ये देखकर भी एड डरता नहीं है और वो जल्दी से अपनी बाइबल की किताब खोलता है और एक्सोर्सिज्म को स्टार्ट कर देता है। बट इन सबसे इवल एंटिटी को बहुत ज्यादा नुकसान होता है और इसीलिए वो उन सब पर हमला करता है और वो मिरर टोनी की गर्दन दबाने लगता है। साथ ही साथ एड जिस बाइबल से एक्सोर्सिज्म कर रहा होता है उस बाइबल में भी आग लग जाती है। इन सबके साथ ही वो अपने मिरर के अंदर एड को अपना इवल वर्जन भी दिखाता है और वो एड को शांत रहने के लिए कहता है ताकि एड अपने एक्सोर्सिज्म को रोक दे। लेकिन एड तब भी रुकता नहीं है और वो लगातार अपने एक्सोर्सिज्म को चालू रखता है। इसके बाद ही एड अपनी जलती हुई बाइबल को उस मिरर से चिपका देता है, जिससे कि इवल एंटिटी को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन फिर इसके बाद ही लॉरेन और जूडी ये दोनों भी अपने हाथ को मिरर से चिपका देते हैं, जिसके बाद उन तीनों की पवित्र शक्तियों से इवल एंटिटी को बहुत ज्यादा नुकसान होता है और देखते देखते उस पूरे मिरर में क्रैक्स आने लगते हैं। एंड फिर उसके अगले पल एक छोटा सा ब्लास्ट होता है, जिससे कि हमें पता लगता है कि इवल एंटिटी अब खत्म हो चुका है। इसके बाद ही एड उस मिरर को ले जाकर अपने म्यूजियम में डाल देता है। इसके बाद ये मूवी अपनी एंडिंग पर आती है और एक आवाज के जरिए हमें बताया जाता है कि इन सारी घटनाओं का स्मॉल फैमिली पर काफी बुरा असर हुआ, लेकिन उसके बाद भी 3 सालों तक वो लोग उसी घर में रहे और फिर उस बीच उनके ऊपर कोई भी खतरा नहीं आया। इसके बाद ही पूरी वॉरेन फैमिली
फैमिली अपने घर चली जाती है, जहाँ पर आने के बाद एड टोनी को अपने दामाद के रूप में एक्सेप्ट कर लेता है और वो उस पर भरोसा करके अपने म्यूजियम की चाबी उसके हाथों में दे देता है। और फिर इसके बाद इसके अगले सीन के अंदर हम जूडी और टोनी की शादी होते हुए देखते हैं, जिसके बाद एक हैप्पी एंडिंग के साथ न सिर्फ ये मूवी खत्म होती है बल्कि इस पूरी कंजूरिंग यूनिवर्स का भी दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये थी वीडियो कंजूरिंग यूनिवर्स की लास्ट मूवी द कंजूरिंग लास्ट राइट्स की स्टोरी के ऊपर। आपको इस मूवी की स्टोरी कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना, और हाँ कमेंट्स में गुड, वेरी गुड या फिर मूवी का नाम जरूर लिखना, ताकि हमें भी ये पता चल सके कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है। बाकी दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।